मानते हैं या सामाजिक परिवर्तन? राजनीतिक परिवर्तन बहुत बार हुआ है। अगर सामाजिक परिवर्तन को प्राथमिकता दी होती, तो आज देश की दशा बदल गई होती। बुद्ध का सपना, बाबा का सपना, कबीर का सपना और ज्योतिबा फुले का सपना पूरा हो गया होता। लेकिन दुर्भाग्य देश भारत में कि जो राजनीतिक परिवर्तन करना चाहते हैं, वो भूल जाते हैं कि सामाजिक परिवर्तन भी उन्हें करना चाहिए। अगर इन सरकारों ने ईमानदारी से हक वंचित, असहाय, कमजोर, पिछड़ा को ईमानदारी से मान सम्मान दिया होता, उनकी संख्या के अनुसार उनकी इज्जत की होती, तो भाजपा यहाँ पैदा नहीं। संविधान में अनुच्छेदों के अनुसार ये स्पष्ट कहा गया है कि सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो अंधविश्वास, पाखंड का खात्मा करें और विज्ञानवादी, तर्कवादी सोच को डेवलप करें। कुछ है जानबूझ करके धर्म रूपी अफीम आम जनमानस में घोला जा रहा है, ताकि आदमी मेन मुद्दे से भटक कर, बेरोजगारी से भटक कर, अपने रोजगार से भटक कर और अपनी ज़रूरतों की चीज़ों से भटक करके धर्म की अफीम को पी ले और आसानी से फिर ये सत्ता में आ जाए। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप धार्मिक बनिए, लेकिन कट्टर नहीं, अंधविश्वास नहीं। बुद्ध के दर्शन में तो बुद्ध की प्रतिमा तक नहीं थी, लोग बुद्ध की प्रतिमा को खाना खिलाने लगे हैं। बड़ी शर्म आती है। आज अगर बुद्ध होते तो क्या सोच रहे होते। लेकिन जापान में सहिष्णु बौद्ध रहते हैं, सबका साइंटिफिक, तर्कवादी, विज्ञानवादी बौद्ध रहते हैं। जापान पूरी दुनिया को अपने प्रोडक्ट्स बेच रहा है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। मेरे साथ बौद्ध भिक्षु सुमित रत्न थेरा जी हैं। ऐसे शख्स हैं जो धम्म के प्रचार के साथ ही साथ लोगों के अंदर सामाजिक परिवर्तन की अलख भी जगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 40 गांवों में बहुजन मैत्री सम्मेलन करने के अलावा तकरीबन पूरे देश भर में 13,000 गांव, आपने बताया अभी चर्चा में, देश भर के 13,000 गांव घूम चुके हैं। इस यात्रा से क्या हासिल करना चाहते हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या मकसद है ये बहुजन मैत्री सम्मेलन का? बहुजन मैत्री सम्मेलन का सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो ये है कि देश भारत में जो हक वंचित, असहाय, कमजोर और जो कमेरा समाज है, इसमें आपस में ही इतनी जातिवाद, छुआछूत, ऊंच नीच है कि जब कभी दूसरा भाई चौराहे पर पिटता है तो उसको दर्द नहीं होता है, और जब कोई तीसरा भाई चौराहे पर किसी के द्वारा, सामंती के द्वारा पीटा जाता तो उसे दर्द नहीं होता है। तो हम इन्हें सबको बहुजन कहकर, हक वंचित कहकर, असहाय कहकर इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं, ताकि इकट्ठा होकर के ये सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक अपनी लड़ाई लड़ सकें। ये हमारा उद्देश्य है। बहुजन मैत्री सम्मेलन आपने उत्तर प्रदेश के 40 जिलों में किए तकरीबन। किस तरह का रिस्पांस देखते हैं? ये सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सरकार शामिल हो गई है अंधविश्वास को बढ़ाने में, और धर्म और सरकार का घालमेल का अंतर ही नहीं समझ पा रहे हैं लोग। देखिए, जिस जिले में हम लोग गए, उस जिले में जितने भी हमारे हक वंचित बहुजन समाज के लोग हैं, जिन्हें हम एससी, ओबीसी, माइनॉरिटीज बोलते हैं, लगभग सभी कार्यक्रम में आते हैं। और तथागत भगवान बुद्ध का धर्म किसी एक जाति का और किसी एक वर्ग का नहीं है, वो मानव जाति का है, सबका है। इसलिए इस आंदोलन में, इस समता के आंदोलन में, इस विज्ञानवादी आंदोलन में, इस तर्कवादी आंदोलन में हम सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। हजारों लोग हमारे साथ जुड़ रहा है। राजनीतिक परिवर्तन ज्यादा जरूरी मानते हैं या सामाजिक परिवर्तन? राजनीतिक परिवर्तन बहुत बार हुआ है। अगर सामाजिक परिवर्तन को प्राथमिकता दी होती, तो आज देश की दशा बदल गई होती। बुद्ध का सपना, बाबा का सपना, कबीर का सपना और ज्योतिबा फुले का सपना पूरा हो गया होता। लेकिन दुर्भाग्य देश भारत में कि जो राजनीतिक परिवर्तन करना चाहते हैं, वो भूल जाते हैं कि सामाजिक परिवर्तन भी उन्हें करना चाहिए। मतलब इससे पहले जो सत्ताएं रहीं, जिनको हम तथाकथित पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग की सत्ताएं कहते हैं, निश्चित तौर पर उनसे बड़ी चूक हुई। मैं ये मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की और बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही। अगर इन सरकारों ने ईमानदारी से हक वंचित, असहाय, कमजोर, पिछड़ा को ईमानदारी से मान सम्मान दिया होता, उनकी संख्या के अनुसार उनकी इज्जत की होती, तो भाजपा यहां पैदा नहीं हो सकती थी। सपा बसपा ही उत्तर प्रदेश में भाजपा को लाने वाले हैं। अब यही उसको हटाना चाहते हैं, जब उसने पैर मजबूत कर लिए हैं। लेकिन हटेंगे ये तब जब ये एससी, ओबीसी के लोगों को, हक वंचित और बहुजन समाज को हिस्सेदारी देंगे, तब तक नहीं हटने वाले। बहुजन समाज के जो नेता हैं, उनमें डर किस बात का रहता है? क्लियर कट क्यों नहीं हो पाते हैं? कैसे क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि मंडल के साथ हैं कि कमंडल के साथ हैं? देखिए, बहुजन समाज के नेताओं के एक तो बड़े सपने नहीं है। कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है, कोई मुझे आज दिन तक नहीं मिला जो प्रधानमंत्री बनना चाहता है।
छोटे सपने के लोग हैं और छोटे से किले में रहना चाहते, बड़े किले की परिकल्पना ही नहीं करते हैं। इसलिए अपने आसपास मूर्खों की जमात इकट्ठी कर लेते हैं और अगर कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति, मजबूत व्यक्ति, लंबी दौड़ का घोड़ा, मजबूत व्यक्ति अगर कोई आए तो उसको ये नुकसान पहुंचाने का भी काम करते हैं। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। जिस धम्म की बात करते हैं आप, बुद्धा का मार्ग, उसको साइंटिफिक माना जाता है और ऐसे समय में जब पाखंडवाद चरम पर है, सरकार उसको बढ़ावा दे रही है, कैसे लोगों को अंधविश्वास पाखंड से दूर करेंगे? भारतीय संविधान में अनुच्छेदों के अनुसार ये स्पष्ट कहा गया है कि सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो अंधविश्वास पाखंड का खात्मा करें और विज्ञानवादी तर्कवादी सोच को डेवलप करें। लेकिन सरकार ये निरंकुश है, जानबूझ करके धर्म रूपी अफीम आम जनमानस में घोला जा रहा है ताकि आदमी मेन मुद्दे से भटक कर, बेरोजगारी से भटक कर, अपने रोजगार से भटक कर और अपनी ज़रूरतों की चीज़ों से भटक करके धर्म की अफीम को पी ले और आसानी से फिर ये सत्ता में आ जाएं। इसलिए सरकारें और स्थापित राजनेता जानबूझ करके अंधविश्वास को परोसते हैं। आगे क्या मकसद है? बहुजन मैत्री सम्मेलन और भी देखने को मिलेंगे? पूरे देश में जितने भी पूरे देश में जितने भी स्टेट हैं, स्टेटों में जितने भी जिले हैं, हम सब जगह जा रहे हैं। मेरे लिए उत्तर प्रदेश जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण राजस्थान है, उतना ही महत्वपूर्ण पंजाब, उतना ही बिहार है, उतना ही झारखंड है। हमारा सब स्थानों से बराबर लगाव है। मेरा काम है बुद्ध की संस्कृति, समता मूलक समाज की स्थापना और बहुजन महापुरुषों का आंदोलन। ये बहुजन महापुरुषों का आंदोलन बहुत बड़ा है। यहाँ बहुत लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने खून पसीना बहा करके इस संस्कृति को सींचा है जिसका नाम श्रमण संस्कृति है। अगर मैं अपने जीवन में इस संस्कृति को थोड़ा बहुत बढ़ा दूंगा तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। मैं उस काम में ईमानदारी से लगा हूं और हजारों लोगों का, लाखों लोगों का जन समर्थन मिल रहा है मुझे। धार्मिक कट्टरता लोगों को आगे ले जाती है, पीछे ले जाती है? जितने भी देश कट्टर मुसलमानों के हैं वो सब गरीब मिलेंगे, जितने भी कट्टर बौद्धों के देश हैं सब गरीब मिलेंगे और जितने भी देश कट्टर ईसाइयों के हैं सब गरीब मिलेंगे। उदाहरण बताओ तो हम समझा दें। थोड़ा सा समझा दीजिए। जैसे कट्टर मुसलमान पाकिस्तान में रहते हैं, अफगानिस्तान में रहते हैं, गरीबी है, और कट्टर सहिष्णु मुसलमान, अच्छा मुसलमान, सबको सम्मान करने वाला मुसलमान दुबई अमीरात में रहता है, पैसे वाला है। कट्टर बौद्ध बर्मा में रहते हैं, कट्टर बौद्ध अन्य और देशों में रहते हैं, बड़ी गरीबी है। लेकिन जापान में सहिष्णु बौद्ध रहते हैं, सबका साइंटिफिक तर्कवादी विज्ञानवादी बौद्ध रहते हैं। जापान पूरी दुनिया को अपने प्रोडक्ट्स बेच रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप धार्मिक बनिए लेकिन कट्टर नहीं, अंधविश्वास नहीं। बुद्ध के दर्शन में तो बुद्ध की प्रतिमा तक नहीं थी, लोग बुद्ध की प्रतिमा को खाना खिलाने लगे हैं। बड़ी शर्म आती है। आज अगर बुद्ध होते तो क्या सोच रहे होते। बुद्ध के दर्शन को आत्मसात करने की जरूरत है, उनके सिद्धांतों को फॉलो करने की जरूरत है ताकि हम आगे बढ़ें और लोगों को आगे बढ़ाएं, ना कि उनकी पूजा करने की जरूरत है। अच्छा, मैं व्यक्तिगत तौर पर एक सवाल आपसे करना चाहता हूं कि जैसे बुद्ध को आस्था के तौर पर मानना चाहिए, उनका अनुयायी बनना चाहिए? आस्था का कोई स्थान नहीं है, श्रद्धा का कोई स्थान नहीं है, उनके सिद्धांतों पर अमल करना चाहिए। प्यासे व्यक्ति के सामने पानी की तारीफ कर दी जाए, उस व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ेगा जब तक वह पानी को पीता नहीं है। बुद्ध का दर्शन अमल करने का है, बुद्ध के विचार अमल करने के हैं और दुनिया में जो भी अमल किया है वो आगे बढ़ा है, मुझे पूरा विश्वास है। इस नेगेटिविटी के माहौल में इतना सब कुछ घूमने के बाद सकारात्मकता देखते हैं कुछ? देखिए, मुझे दुख होता है कि जो लोग सताए गए हों, जो पीड़ित किए गए हों, और जब वो सक्षम हो जाएं और वो भी दूसरे को सताने का काम करने लगें तो बड़ा दुख होता है। आज हमें देखने को मिलता है कि उस जातियों में सबसे ज्यादा जलालत झेले थे, जिनको सबसे ज्यादा पतित बनाया गया था, वो हमें जातिवादी मिल जाते हैं तो बड़ा दुख होता है। कम से कम वो जातिवादी इसलिए हैं कि वो सामाजिक दृष्टि से श्रेष्ठ है। सामाजिक दृष्टि को जो लोग आसपास बैठ नहीं सकते थे, बैठ के खाना नहीं खा सकते थे, सामाजिक समरसता में साथ नहीं आ सकते थे, वो जातिवादी हैं। ये कब बदलेगा, ये कब परिवर्तन होगा? इसलिए मैं चाहता हूं कि अंतरजातीय विवाहों को तवज्जो दी जाए और एक महापुरुष को नहीं, बहुजन महापुरुषों को तवज्जो दी जाए और घर घर में उनकी विचारधारा आंदोलन ले जाई जाए, हम सफल होंगे। बुद्ध और देवी देवता एक साथ एक घर में चल सकते हैं? कोई जरूरत नहीं है, और जो रखते हैं वो दोहरे चरित्र के लोग हैं। जहां बुद्ध हों वहां देवी देवताओं का काम नहीं है, और जहां देवी देवता हों वहां बुद्ध का कोई काम नहीं है, दोनों अलग हैं। बौद्ध भिक्षु सुमित रत्न थेरा जी तकरीबन हर उस जगह पर मिलेंगे जहां पर बहुजन समाज की मैत्री करवानी हो। मैत्री सम्मेलन अलग चीज है, लेकिन आप इस काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं।
न सिर्फ उत्तर प्रदेश में, देश में, बल्कि अभी श्रीलंका जाने की भी जी। आपकी योजना है। पूरा विश्व घूमते रहते हैं। उम्मीद है, एक उम्मीद की किरण है। देखते हैं कि आपका जो आंदोलन है वो कितना सफल होता है, लोग आपकी बातों को कितना समझते हैं। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि धम्म में के अंदर भी पाखंड और अंधविश्वास आप जैसे लोग खत्म करें। देखिए, मैं बराबर प्रयास कर रहा हूं और तमाम लोगों के बीच बैठ रहा हूं। अभी एक व्यक्ति मुझे मिले जो महापदम नंद के अनुयायी थे, नंद। उन्होंने हमसे कहा कि भंते जी, एक 100 साल की सदी होती है और लोकतंत्र में, जाति प्रधान देश में सबको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, सबको मान सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने हमें समझाया कि 100 साल की सदी उत्तर प्रदेश को ले लेते हैं। यहाँ फलानी कम्युनिटी के व्यक्ति ने, फलानी जाति के व्यक्ति ने, फलानी जाति के व्यक्ति ने शासन कर लिया है। वह अपने हिस्से का आनंद ले चुके हैं। क्या उनके मन में ये कभी उदारता नहीं आई, बड़ापन नहीं आया कि जब हम 4-5 बार आनंद ले चुके हैं सत्ता का, तो जो अन्य जातियां हैं, जो तुम्हें वोटर के रूप में इतने दिनों से मजबूत कर रही हैं, उदारता अपनाएं और उनको भी मान सम्मान देने का काम करें। तो ये उस आदमी की बात मुझे बहुत सही लगी, क्योंकि वह सताया गया है, वह वंचित किया गया है। और जब अपने ही भाई के द्वारा हकमारी होती है तो ज्यादा दुख होता है, और कोई दुश्मन हकमारी करता है तो ज्यादा दुख नहीं होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सत्ताधीशों और स्थापित नेताओं, समझिए, हिस्सेदारी दीजिए, नहीं तो बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। धन्यवाद। शुक्रिया बातचीत। थैंक यू।